हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वाइमर गणराज्य का जन्म। तो इसका हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला था। यानी हमने पहले पढ़ लिया था चैप्टर में कि पहला विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला था। अब मैं आगे इसका एग्जैक्ट डेट दे दूंगा, यानी इसका 1914 में कब, 1918 में कब स्टार्ट हुआ था, ये सब मैं आपको आगे में अच्छे से सारा का डेट बता दूंगा। सेकेंड है, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, रूस और फ्रांस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यानी जर्मनी किस में था? जर्मनी केंद्र शक्तियों में था, और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड ये तीनों किस में थे? मित्र राष्ट्र में। तो इसी को कहते हैं पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार इन्हीं दोनों के बीच में लड़ा गया था। तीसरा पॉइंट है, जर्मनी ने शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। यानी मैं आपको ये सारे पॉइंट्स स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सारा स्टार्टिंग से मैंने अलग से नोट्स तैयार किया है स्टार्टिंग से। चलिए अगला क्या है, 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था। हमने बुक में पढ़ा था कि अमेरिका भी 1917 में इस युद्ध में शामिल हो गया, जिससे मित्र राष्ट्र जीत गए थे। अगला, नवंबर 1918 में मित्र राष्ट्र ने केंद्र शक्तियों को पराजित कर दिया था। 1917 में जब अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था तो मित्र राष्ट्र को बहुत मदद मिली थी, और नवंबर 1918 में मित्र राष्ट्रों ने केंद्रीय शक्तियों को हरा दिया था। अगला, वहाँ के सम्राट ने त्याग पत्र दे दिया। अब वहाँ पर मित्र राष्ट्र ने कब्जा कर लिया, उनके साथ बहुत सारी संधियाँ हुई, इसलिए वहाँ के सम्राट ने त्यागपत्र दे दिया। अगला, जर्मनी का सांसद राइक्सटॉग, यानी वहाँ के सांसद का नाम था राइक्सटॉग। जर्मनी में वर्साई की संधि का क्या नाम था? शांति संधि। जर्मनी के उपनिवेश जो फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड और लिथुआनिया को देने पड़े। कितने कितने देने पड़े थे? 10% आबादी, वहाँ की 10% पॉपुलेशन मित्र राष्ट्र को देनी पड़ी थी। 75% लौह भंडार यानी आयरन, 26% कोयला भंडार और 13% भूभाग, वहाँ के लैंड 13% देने पड़े थे। किन किन को? फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड और लिथुआनिया को इतने सारी चीज़ देने पड़े थे। मित्र राष्ट्र ने जर्मनी की सेना भंग करके बहुत कम निश्चित कर दी थी। यानी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना को भंग कर दिया था ताकि वो फिर से कोई साजिश ना रचे और किसी पर हमला ना कर सकें, इसलिए उन्होंने उनकी सेना को भंग करके बहुत कम निश्चित कर दी थी। अगला, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद यानी वर्ल्ड क्लॉज के तहत समूचे विनाश के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। यानी जो जर्मनी में पूरा विनाश हुआ था, जर्मनी, ये तीनों, इटली, जापान और जर्मनी, ये तीनों केंद्र शक्तियों में थी। तो इन तीनों ने उन दोनों यानी जापान और इटली ने जर्मनी पर दोष लगाया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और इसके लिए जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। अगला, खनिज संसाधनों वाला राइनलैंड। अब वहाँ के खनिज संसाधनों वाले प्रदेश का क्या नाम था? राइनलैंड भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्र के कब्जे में ही रहा। यानी कि वहाँ पर जो संसाधनों वाला प्रदेश था राइनलैंड, वो भी ज़्यादातर मित्र राष्ट्र के कब्जे में रहा था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको कहीं भी आप इसको कहीं भी पढ़ सकें। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन करें। ये मैंने क्वेश्चन अपने खुद से बनाया है, इसलिए देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, इसका आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा बुक से ही है, बस कुछ अलग से डाला हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं आई। तो ये भी मैंने खुद से ही बनाया था, तो इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो भी एग्ज़ाम में आएगा वो सब मैंने नोट्स बना के पहले से ही रखा है। ये देखिए, ये आंसर इसी में ऐड है। अगला टॉपिक क्या था? युद्ध का असर।
अगला जो बुक में टॉपिक था ये देखिए, चलिए यहाँ नहीं है, युद्ध का असर। तो युद्ध का क्या असर पड़ा था, आप चाहे तो बुक में दे सकते हैं। अगला टॉपिक में युद्ध का असर, तो यहाँ पर मैंने इसका भी नोट्स बनाया है। देखिए पहला क्या है, वाइमर गणराज्य के समर्थक, यानी वाइमर गणराज्य के साथ साथ कौन कौन से लोग थे, तो उनमें थे समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक। जर्मनी में युद्ध का क्या असर पड़ा, तो ये भी देखिए मैंने इसी से निकाल के ये आंसर लिखा है। आप चाहें तो इसको बुक से भी या फिर आप खुद से लिखने का ट्राई कर सकते हैं, या फिर यहाँ लिखा हुआ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर के अपराधी किसे कहा जाता था। नवंबर के अपराधी यानी वहाँ के जो रूढ़ी वाले लोग थे वो इन्हीं लोगों को, समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक, इन्हीं लोगों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाते थे और इन्हीं लोगों को नवंबर के अपराधी भी कहा जाता था। अगला है राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। ये भी इसके बाद का टॉपिक था। मैंने इससे खोज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। आर्थिक संकट का समय, आर्थिक संकट कब शुरू हुआ था, 1923 में। 1927 में जर्मनी ने कर्ज चुकाने से मना कर दिया था। हाँ, 1900 जर्मनी में जब सारे स्वर्ण भंडार खत्म हो गए थे तो जर्मनी ने कर्ज चुकाने से मना कर दिया था। अगला, फ्रांसीसी ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक प्रदेश रूर पर कब्जा कर लिया। तो ये इनका औद्योगिक प्रदेश था और यहाँ पे राइनलैंड वहाँ एक संसाधन का प्रदेश था और ये औद्योगिक प्रदेश है, रूर पर कब्जा कर लिया। रूर में जर्मनी के विशाल कोयला भंडार था। अब रूर में क्या था, जर्मनी का विशाल कोयला भंडार था जहाँ पर इन्होंने फ्रांसीसी ने कब्जा कर लिया था। अगला, जर्मनी की मुद्रा क्या थी, मार्क, यानी हम लोग के भारत में जैसे मुद्रा रुपया होता है उसी तरह जर्मनी की मुद्रा क्या है, मार्क है। 1923 में $1 की कीमत, अब जैसे जैसे मतलब कि जब कर चुकाने से मना कर दिया और फ्रांसीसी ने इनके रूर पर कब्जा कर दिया तो उनके बदले प्रतिरोध दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, कागजी मुद्रा छापने लगे। तो 1923 में यही था आर्थिक संकट का समय। 1923 में $1 की कीमत कितनी थी, अप्रैल में 24,000 मार्क, मतलब मार्क नहीं कहेंगे, ये बस नोट थे इसलिए 24,000 ही है। अब 1927 में जुलाई में कितनी हो गई, 3,53,000 इनकी कीमत। अगस्त में 46,21,000 और दिसंबर में 9,88,60,000। इतनी मतलब कि इतना अरबों बढ़ गया था $1 के बदले, यानी 9,88,60,000 $1 के बदले इतना नोट वहाँ पर दिया जाता था। देखिए अगला, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इसी को नोट्स के फॉर्म में बना सकते हैं। अगला, $1 के बदले खरबों मार्क मिलने लगे, यानी खरबों मार्क के बदले सिर्फ $1 वहाँ मिलने लगा क्योंकि ये कागजी मुद्रा थी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू गिरती जा रही थी और जर्मनी में जो है आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था। अगला, जर्मनी को इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए डॉब्स योजना बनाई गई। अब ये डॉब्स योजना किसने बनाई थी, अमेरिका ने। अमेरिका ने इस डॉब्स योजना के तहत जर्मनी को कुछ मदद देने के लिए ये डॉब्स योजना बनाई थी। जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तें दोबारा तय की गई, यानी कि आर्थिक संकट जो आर्थिक संकट में जर्मनी था उसको दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तें दोबारा तय की गई। मतलब कि हर्जाने की शर्तें, इसका मतलब है कि कर्ज कम कर दिया गया और उसको कुछ मदद भी दी गई जर्मनी को। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। और देखिए जर्मनी जो पहला विश्व युद्ध था वो कर्ज लेकर लड़ा था। युद्ध जो है फ्री में नहीं लड़ा जाता, इसमें सैनिकों के
खाद्य पदार्थ और उनके लिए रहने की जगह, इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इसने क्या किया कि एक कर्ज लेकर लड़ा था। अगला, वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों को फ्री कोर के नाम से एक संगठन की मदद से इस विद्रोह का दमन किया। यानी वाइमर गणराज्य था, पुराने सैनिकों को फ्री कोर के नाम से एक संगठन की मदद से इस विद्रोह का दमन किया। यानी जो वाइमर गणराज्य के सैनिक थे उनको फ्री कोर भी कहा जाता था। फ्री कोर के नाम से एक संगठन बनाया गया था जिसकी मदद से इस विद्रोह, यानी कि जो सैनिकों के साथ यानी उसको अच्छा से रहने की जगह, खाने के लिए नहीं मिला जाता था, इसलिए फ्री कोर ये सैनिकों का एक संगठन है जिसमें इन्होंने अपनी मदद के लिए, अपने रहने खाने की जगह के लिए एक विद्रोह किया। अगला, जर्मनी की आर्थिक संकट की व्याख्या करें। आप बुक में देख सकते हैं या फिर ये वही है, बुक के बदले थोड़ा हट के मैंने यहाँ पर लिखा है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला, जर्मनी अब केवल हमदर्दी का पात्र रह गया। इस स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसकी कीमत बेहिसाब बढ़ जाती है। अब यहाँ एक तो और क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, अति मुद्रास्फीति क्या है? तो अति मुद्रास्फीति में जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाए तो इसी का अति मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि जैसा हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए दिसंबर में 9,88,60,000 इतना कीमत के बदले $1 मिलता था। आप बुक में देख सकते हैं, एक तो पिक्चर है जिसमें से बैलगाड़ी में नोटों को भर कर ले जा रहा था सिर्फ बड़े पाव के लिए। यानी कि कितने ज़्यादा इसके बढ़ जाते हैं, अति मुद्रास्फीति बढ़ गई है। ठीक है, अब अगला है मंदी के साल। अब अगला टॉपिक है मंदी के साल। आप बुक में देख सकते हैं आर्थिक स्थिरता, यानी कि जब अमेरिका मदद कर रहा था तो कुछ स्थिरता रही। 1924 लेके 28 तक कुछ जर्मनी में स्थिरता रही। 1929 में जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हुआ। अब ये शेयर बाजार क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी ये अमेरिका का शेयर बाजार है और शेयर बाजार हमारे इंडिया में भी है। इस शेयर बाजार में क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसमैन मिलकर काम करते हैं और अगर उनके काम में सफलता होती है तो वो बढ़ जाती है, यानी कि उनका प्रॉफिट होता है तो वो शेयर बाजार और बढ़ने लगता है। यानी कि उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन। ठीक है, और उस शेयर बाजार का क्या नाम था? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। और ये 1929 में धराशायी हो गया था। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 की अपेक्षा केवल 40% रह गया। यानी कि 1932 में 1929 की अपेक्षा, यानी कि 1929 में जब 1929 में जितना उन लोग का उत्पादन था, यानी जितना उन लोग खाद्य पदार्थ को उगा पाते थे उनसे सिर्फ 40% ही 1932 में वो उनका 40% ही रह गया। यानी कि 1929 में अगर 80% उगाते थे तो यहाँ पे उनका 40% ही रह गया। चलिए अगला देखते हैं। बेरोजगार की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई। यानी कि जब इतनी ज़्यादा मुद्रास्फीति हो गई तो बेरोजगारी की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई। यानी जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। जर्मनी की सड़कों पर तख्ती लगाए अधिकतर लोग मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखकर घूमते थे। यानी जर्मनी के सड़कों पर बहुत सारे लोग ये लिखकर घूमते थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ये तख्ती अपने गले में लटका कर घूमते थे क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था, इसलिए वो ऐसी तख्ती लगाकर घूमते थे। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 48 क्या है? हमने देखा था अनुच्छेद 48, तो ये क्या है? अनुच्छेद 48 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकारों को रद्द करने और अध्यादेश द्वारा शासन चलाने का
अधिकार दिया गया। यानी अनुच्छेद 48 में क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर देता है, यानी पूरे देश में आपातकाल लागू कर देता है। नागरिक अधिकार को रद्द करने, यानी कि नागरिक के अधिकारों को रद्द कर देता है। और अध्यादेश द्वारा शासन चलाने का अधिकार दिया गया। ये बस अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है, यानी ये राष्ट्रपति का काम होता है। ठीक है। अगला, वाइमर गणराज्य में क्या कमियां थी? तो वाइमर गणराज्य में 2 कमियां थी। अब वो क्या क्या थी? पहला था अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि मिलीजुली सरकार बनती थी। जैसे हमारे देश में 2 सरकार है, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का। जब कोई एक अलग काम करता है या फिर कुछ अलग निर्देश जारी करता है तो दूसरा उस पर सवाल उठाता है। इसी तरह यहाँ पे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पर सारी सरकार मिली जुली थी। चलिए देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसके कारण किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग असंभव हो गया था। एक बार सत्ता में गठबंधन सरकार ही रही थी, यानी कि एक ही सत्ता में बहुमत, मतलब 2 पार्टियों को बहुमत मिलना लगभग असंभव हो गया था, यानी असंभव हो गया था। हर बार सत्ता में गठबंधन सरकार, यानी कि मिलीजुली सरकार ही आती थी। यानी कि कोई किसी पर दूसरा कोई आरोप लगाने वाला, ये क्यों किया, कैसे किया, उस तरह के आरोप लगाने वाला नहीं होता है। और दूसरा क्या है, अनुच्छेद 48 के कारण। इस अनुच्छेद 48 में क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जिसके कारण राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर देता है, नागरिक अधिकारों को रद्द करने और अध्यादेश द्वारा शासन चलाता है। ठीक है। मतलब कि जब वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने वहाँ आकर फैसला किया, कुछ बात किए, वार्तालाप किए, जिसके कारण, जिसमें यही था कि मतलब वहाँ 2 सरकार नहीं थी, वहाँ पर राजा एक ही था। और वही अनुच्छेद 48 जब लागू कर देता था तो राष्ट्रपति आपातकाल लागू करते और नागरिक अधिकारों को रद्द कर देता था। चलिए अगला देखते हैं। जर्मनी को मिल रही मदद क्यों बंद हो गई? ये मैंने बुक से थोड़ा हट के लिखा है ताकि आपको समझ में आए, इसलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बुक का ही है, मतलब जर्मनी को मिल रही मदद क्यों बंद हो गई, यानी आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं या फिर बुक से हेल्प लेके इसको थोड़ा बेटर बना के लिख सकते हैं। अगला, अमेरिका द्वारा मिल रही मदद क्यों बंद होने के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि अमेरिका इसको मदद दे रहा था और इसका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार अमेरिका का धाराशाही हो गया। इसके कारण जर्मनी को मिल रही मदद अमेरिका के द्वारा वो भी बंद हो गई। अब इसी को आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कुछ हिंट लेके भी अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री में आप जितना ज़्यादा लंबा लिखेंगे और जितना अच्छे से लिखेंगे, मतलब कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ ना तो पूरा पेज भर के लिखने, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं जानते तो उसका आंसर खाली छोड़ दें। उसमें आपको मन से जो भी चैप्टर है उससे आप अच्छे से दिमाग लगा के उस पेज को पूरा भरने की कोशिश करना, तभी आपको नंबर ठीक मिलेगा। और ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स और जो नए वर्ड्स आते हैं उनको आपको याद करना है। अगला, अपने छोटे जीवन काल में वाइमर गणराज्य पर 20 मंत्रिमंडलों ने शासन किया। उनकी औसत अवधि 239 दिन थी। यानी कि वाइमर गणराज्य यानी 1918 में जब वाइमर गणराज्य में नई नीति बनी, तभी से यानी एक छोटे काल में ही इन पर 20 मंत्रिमंडलियों ने शासन किया। 20 मंत्रियों ने इन पर शासन किया और उनकी औसत अवधि 239 दिन ही थी। यानी कि हर मंत्री ने 239 दिन शासन किया था वाइमर गणराज्य पे। चलिए, अब यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, हिटलर का उदय।
हमारे चैप्टर में ही है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो नाथसीवाद वहाँ क्यों था? नाथसीवाद इसलिए था क्योंकि हिटलर की पार्टी का नाम था नात्सियोत्सव, और इसी के नाम पर इस चैप्टर का नाम नाथसीवाद रखा गया। नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो हिटलर का उदय नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें मोस्टली हिटलर ही यहाँ पर चैप्टर में अधिकतर बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नाथसीवाद और हिटलर का उदय इसी चैप्टर का नाम है। नाथसीवाद यानी हिटलर की पार्टी, और हिटलर का उदय यानी कि ऑरिजिन ऑफ हिटलर, ठीक है। चलिए इनके हम नोट्स देखते हैं। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी हिटलर कहाँ जन्मा था? ऑस्ट्रिया में 1889 में, यानी कि गांधी जी का जन्म 1859 में हुआ था और हिटलर का 1889। तो यानी कि हिटलर का जन्म गांधी जी के 20 साल बाद हुआ। और हमने चैप्टर में एक जगह देखा भी था कि गांधी जी ने हिटलर को एक पत्र लिखा था और रिप्लाई में हिटलर ने भी गांधी जी को एक लेटर लिखा। तो हिटलर क्या था देखते हैं। हिटलर क्या, वो बहुत गरीब था। हिटलर ने अपना नाम किस में लिखवा दिया था और उसने क्या काम मिला? देखिए, वह गरीब था, उसके पास रोजी रोटी नहीं थी, तो वो क्या किया, अपना नाम फौजी में लिखवा दिया। और उसे कौन सा काम मिला? संदेश वाहक का काम। उसके बाद में वो क्या बना? कॉर्पोरल। उसकी पोस्ट बढ़ती गई, ठीक है। अब 1919 में वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया। इसने सबसे पहले 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और धीरे धीरे उसका नाम क्या रखा गया? धीरे धीरे उसने उस पार्टी पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बाद में क्या रखा गया? नात्सी पार्टी रखा गया। मैंने बताया था ना आपको कि इस चैप्टर का नाम नात्सीवाद इसलिए है क्योंकि नात्सी पार्टी यही हिटलर की पार्टी थी, ठीक है। अब अगला, बाद में यहाँ से हिटलर में बावेरिया पर अधिकार और बर्लिन पर चढ़ाई की योजना बनाई थी। 1923 में वह क्या किया था? हिटलर ने बावेरिया पर अधिकार और बर्लिन पर चढ़ाई की योजना बनाई थी। ये उसकी सबसे पहली योजना थी। 1929 के बाद जर्मनी, देखिए यहाँ 1929 के बाद जर्मनी के बैंक दिवालिया, कारखाने बंद और मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। अब देखिए 1929 में क्या हुआ? जर्मनी के बैंक क्या हुआ? दिवालिया, यानी कि धाराशायी हो गए, कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई और मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। यानी कि वहाँ के जो मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास के लोग थे उनको भी मजदूरी अवस्था में हो जा रहे थे क्योंकि आर्थिक संकट के कारण, ठीक है। अगला, नात्सी प्रोपेगेंडा में ही लोगों को एक बेहतर भविष्य उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब देखिए उनकी क्या थी? बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, पैसा तो नहीं है खाने के लिए। अब क्या होगा? अब उसी समय कोई एक नेता आके बोलेगा कि मैं आप लोगों को ये सारी सुविधा दूंगा और इस आर्थिक संकट से निकालूंगा, तो सब लोग तो उसी की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और वही हुआ यहाँ पर जर्मनी के लोगों के बीच और हिटलर में। आगे क्या हुआ? 1929 में संसदीय चुनाव पार्टी ने केवल 2.6% वोट मिले। यानी कि 1929 में संसदीय चुनाव यानी लोकसभा और राज्यसभा की चुनाव होती है, उसी तरह जर्मनी में राइक्सटैग की चुनाव हुई जिसमें नात्सी पार्टी को केवल 2.6% वोट मिली, यानी कि बहुत कम मिली, 2.6%। लेकिन 1932 तक इसे 37% वोट मिली। यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। अब क्या हुआ? 1932 तक उसे 37% वोट मिल गई। अब ये क्यों मिली? क्योंकि लोगों में बेरोजगारी थी, आर्थिक संकट थी और इसमें हिटलर आके बोला कि मैं आप लोग को इस आर्थिक संकट से दूर कराऊंगा। इसलिए लोग इसी की तरफ आकर्षित हो गए और इसी को
सबसे ज़्यादा वोट मिला और ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ठीक है। अगला, नात्सी का चिन्ह। अब नात्सीवादियों का चिन्ह क्या था? स्वास्तिक छपे लाल रंग के झंडे। अब स्वास्तिक छपे यानी कि ये देखिए इस तरह का, इस तरह का होता है ना, इस तरह का स्वास्तिक होता है और इसमें लाल रंग का, इसमें चारों तरफ लाल रंग होता है, तो यही हुआ स्वास्तिक छपे लाल रंग का झंडा। ठीक है। अब आगे, हिटलर लोगों को कैसे आकर्षित कर रहा था? अब देखिए हिटलर लोगों को कैसे आकर्षित कर रहा था। हिटलर में सबसे पहले क्या था, भाषण कला में निपुण था। यानी वो जब बोलता था ना तो लोगों के दिल को छू जाता था, उनके शब्द लोगों में एक नया जोश भर देते थे। ठीक है। यानी कि उनके वो जो बोलते थे ना वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, यानी कि उनमें ही लोगों को अपनी भविष्य दिखाई देती थी, इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा नाज़ी पार्टी को वोट दिया। वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, यानी कि पावरफुल राष्ट्र, वर्साय में हुई संधि का प्रतिशोध, यानी कि वर्साय में एक संधि हुई थी। हम जानते हैं, हमने बुक में पढ़ा था, वाइमर गणराज्य का जन्म वर्साय में एक संधि हुई थी जिसमें से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे और उसमें वो बहुत अपमानजनक संधि थी और हिटलर कहा था कि ये इस संधि का प्रतिशोध लेगा, जर्मन साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा करते। यानी कि जब वो उन लोगों ने उस संधि पे साइन कर दिया तो उनके इज्जत चली गई, वो उनकी प्रतिष्ठा चली गई और उसी को वापस दिलाने का वादा करता था हिटलर। उसका कहना था कि वह बेरोजगारों को रोजगार एवं नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। वो कहता था कि वो जो बेरोजगार है उनको बेरोजगार मिलेगा और नौजवानों यानी कि युवकों को एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा। इसलिए लोग हिटलर की ओर आकर्षित हो रहे थे, यानी हिटलर की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित अट्रैक्ट हो रहे थे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसे खुद से लिख सकते हैं इस लंबे आंसर को। बाकी छोटे छोटे आंसर तो मैंने खुद से निकाल के दिए और एग्ज़ाम में आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगला हमारा टॉपिक है लोकतंत्र का ध्वंस। अब क्या हुआ यहाँ से देखिए, 30 जनवरी 1933 को हिटलर का चांसलर बना, यानी 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर। अब चांसलर क्या होता है? हमारे भारत में क्या है, प्रधानमंत्री है, उसी तरह जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। तो 30 जनवरी 1933 को वहाँ के जो राष्ट्रपति थे कौन थे? हिंडनबर्ग। उन्होंने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को वहाँ की प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि वो संसदीय पार्टी में जीत गया था और उसकी पार्टी सबसे बड़ी बन गई थी। और हम जानते हैं सांसद पार्टी से ही चुना के प्रधानमंत्री में पद में जाता है, जिसको एमएलए भी कहा जाता है, जिसमें एमएलए से चुन के वो प्रधानमंत्री में जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? हिंडनबर्ग। 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश। अभी अग्नि अध्यादेश क्या है? वहाँ के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, वहीं में एक था अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिग्री। इस डिग्री के तहत 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री द्वारा अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा आयोजित करने की अधिकारों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दिया गया। मतलब हिटलर आया तो इसने क्या किया? अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस यानी मीडिया, पत्रकार, इन सभी पर क्या किया? वो अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी, यानी ये सब अब यहाँ नहीं चलेगा। यूस्टरलर्फ शहर की जनसंख्या, यानी कि ये एक शहर है, अजीब सा नाम है, यूस्टरलडॉर्फ शहर। ये एक शहर है जिसकी संख्या कितनी है? जनसंख्या, पॉपुलेशन 5 लाख है।
गिरफ्तार किए गए लोग, यानी कि जो नाज़ी थे ना, वो इनमें से बहुत लोगों को अपने कब्जे में लेके इन्हें मार दिया करते थे, क्योंकि ये इनके दुश्मन थे। गिरफ्तार किए गए लोग कितने हैं? 6808। ये लोग नहीं, ये 6808 फाइलें हैं। ये गिरफ्तार की गई लोग हैं, जिनमें देखिए जो हिटलर था ना वो नाज़िस्ट था, और कम्युनिस्ट थे ना, ये देखिए कम्युनिस्ट की फाइल 1440, यानी कि जो कम्युनिस्ट थे उनसे ये नाज़ी लोग बहुत, मतलब इन दोनों के बीच में बनती नहीं थी, बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। अगला क्या है? नाज़ियों ने 52 किस्म के लोगों को अपना निशाना बनाया, यानी कि नाज़ियों ने क्या किया? 52 किस्म के लोगों को मारने की तैयारी की। ये 52 किस्म में से ये कम्युनिस्ट भी थे। अब आगे 3 मार्च 1933, आपको ये सब डेट याद रखना है, ये सब मैं लास्ट में अच्छे से आपको बता दूंगा। को इनेबलिंग एक्ट पारित करके जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की, यानी कि इनेबलिंग एक्ट, यानी कि वहाँ पर कोई एक्ट होगा, कोई अध्यादेश होगा, यानी वहाँ के अलग नियम का होते हैं। इसी तरह ये इनेबलिंग एक्ट जर्मनी की सरकार ने स्थापित कर दी, यानी वहाँ पर तानाशाही स्थापित हो गई। जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों ने तानाशाही से हमारे देश को कब्जा कर लिया था, इसी तरह हिटलर के नाज़ी पार्टियों ने इनेबलिंग एक्ट के द्वारा जर्मनी में तानाशाही की स्थापना कर दी। अगला, इस कानून के द्वारा हिटलर ने संसद को भंग कर दिया। अब हिटलर ने क्या किया? वहाँ की संसद को भी भंग कर दिया। अब वहाँ की संसद का नाम क्या था? राइक्सटॉग। वहाँ की संसद का नाम था राइक्सटॉग। अब उन्होंने उनको भी भंग कर दिया। अब यानी कि तानाशाही का सरकार स्थापित हो गया। वो अकेले ही पूरा देश को पूरा देश पर तानाशाही कर रहा था। अगला, नाज़ी ने अपनी पार्टी को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों पर पाबंदी लगा दी, यानी कि अब कोई भी पार्टी नहीं बना पाएगा। अगर इसी तरह कोई अगर पार्टी बनाएगा तो फिर ये नाज़ी पार्टी का भी नाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो गलत काम कर रहा है। अगर कोई और पार्टी नहीं बना सकता है, अगर किसी ने पार्टी बनाई तो वो उसे मार देगा, या फिर फांसी पर लटका देगा, या फिर अनिश्चित काल के लिए उसको जेल में डाल देगा। तो इसी पर पाबंदियाँ लगाई गई थी। अगला, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक, मीडिया, प्रेस मीडिया यानी वही मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हो गया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका क्या है? कोर्ट। जैसे हम लोग के यहाँ है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इसने क्या किया? जर्मनी के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर भी अपना अधिकार कर लिया। और फिर वो पूरा देश का वो अकेला शासक, तानाशाही शासक बन गया। अगला, जर्मनी में पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स, SSA, यानी कि वहाँ की सरकार थी, मतलब कि वहाँ की सरकार तो हिटलर ही था, और वहाँ पर निगरानी के लिए कोई तो चाहिए, यानी कि अगर कोई भी कुछ लोग मिला के पार्टी बना दिए और वही पार्टी बढ़ के अगर नाज़ी पार्टी को हराने की कोशिश करने लगी, इसलिए नाज़ियों ने क्या किया? वहाँ पर पुलिस लगा दिया। यानी कि जर्मनी के पुलिस तो थे ही, पुलिस कौन थे? स्टॉर्म ट्रूपर्स, ये वहाँ के SA पुलिस थे, ये वहाँ के पुलिस थे। और नाज़ी के पुलिस, ये देखिए पहला पॉइंट में क्या है? गेस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, यानी कि ये गुप्तचर पुलिस है। गुप्तचर पुलिस है, ये आपके घर में भी झांक सकते हैं, आपके शहर में क्या हो रहा है ये भी देख सकते हैं। अगला, दूसरा क्या है? SS, आपराधिक नियंत्रण पुलिस। अगर कोई अपराध किया तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए, यानी उसको गिरफ्तार करने के लिए या फिर उसको सज़ा देने के लिए SA। ये कौन से? ये तीनों है नाज़ी के पुलिस, ठीक है। और तीसरा, सुरक्षा सेवा, SD, यानी कि सेवा प्रदान करने के लिए, मतलब कि लोगों को, अब ये नहीं कि पूरी तरह से सेवा प्रदान करने के लिए, कुछ छोटी मोटी सेवाओं, सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए, यानी कुछ सेफ्टी रूल्स के लिए। अगला, ये तीनों क्या है? नाज़ी के पुलिस और जर्मनी की पुलिस, ये स्टॉर्म ट्रूपर्स, SA।
अब अगला टॉपिक है पुनर्निर्माण, यानी कि पूरा जर्मनी, मतलब कि पूरे जर्मनी की जनता बिखरी हुई है, उनकी आर्थिक शक्ति, आर्थिक स्थिति, इसलिए आर्थिक स्थिति ये सब खराब है, तो इसको फिर से तो जर्मनी को रास्ते पे लाना होगा ना। तो इसलिए हिटलर ने कुछ कदम उठाए। इसमें से क्या था, अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाला हलामार साख्त, यानी कि वहाँ के इकोनॉमिक, यानी कि वहाँ के राजनीतिक पैसे को देखरेख करने वाला, यानी कि वहाँ पर राजा के जितने धन थे वो सबको देखरेख करने वाला कौन था, हलामार साख्त। ये वहाँ की, जैसे हम लोग का सांसद में, अपने सांसद में जो वहाँ सदस्य होते हैं वो दिखाते हैं ना बिल कि कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ, ये बनाए, रोड बनाए, ये समय, तो यहीं पर ये हलामार साख्त जो है यहाँ की जर्मनी की अर्थव्यवस्था, यानी कि पैसे से संबंधित किसी भी चीज़ को देखने के लिए इसे हिटलर ने रखा था। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से अपने आप को अलग कर लिया, लीग ऑफ नेशन। तो अब ये लीग ऑफ नेशन क्या है, तो लीग ऑफ नेशन यानी कि इसमें ये कहा गया है कि पूरे देश का नेता एक ही होगा। लीग ऑफ नेशन, जैसे पूरे यूरोप में कोई एक देश अलग कर ले तो उसी को लीग ऑफ नेशन कहा जाता है, यानी कि वो देश ना उस यूरोप से, जैसे हम लोग किसमें, एशिया यूरोप, अगर भारत से एशिया को अलग कर लेगा तो यही है लीग ऑफ नेशन। अगला 1936 में उसने राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया। अब उसने क्या किया, राइनलैंड क्या था, वहाँ का संसाधन का क्षेत्र था, ठीक है, जो वो मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो उसने क्या किया, उसको फिर से अपने ही तरफ कर लिया, यानी कि राइनलैंड को फिर से ये मित्र राष्ट्रों से छुड़ा लिया। अगला, एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे का सहारा लेकर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मन में मिला दिया। अब हिटलर ने क्या किया, अब ये क्या किया, दूसरे देश पर अपना कब्जा करने लगा ताकि उसकी सेना बढ़ाई हो। हमने पीछे में देखा था ना कि किस तरह मित्र राष्ट्रों ने उनकी सेना को भंग करके बहुत कम निश्चित कर दिया। इसलिए अपने ताकत को मजबूत करने के लिए हिटलर ने क्या किया, एक जन एक साम्राज्य एक नेता का सहारा लेकर, यानी कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी ये दोनों तो अलग अलग ही है, लेकिन एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे लगाते हुए उसने क्या किया, 1938 में ऑस्ट्रेलिया को अपने साम्राज्य में मिला दिया। अगला क्या है, हिटलर ने आर्थिक संकट से उभरने के लिए युद्धों का सहारा लिया। अब हिटलर ने क्या किया, युद्ध का सहारा लिया, यानी कि लड़ाई का सहारा लिया, वार का सहारा लिया, वार मतलब युद्ध का सहारा लिया अपने आप को फिर से ट्रेन पटरी पर लाने के लिए, ठीक है, आर्थिक संकट से उभरने के लिए, यानी कि इकोनॉमिक, मतलब वहाँ कर ज़्यादा पैसा नहीं था। हमने देखा था ना वहाँ पर नोट के बदले कागजी मुद्रा छापने लगी थी, इसलिए वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसलिए उससे उभरने के लिए उसने युद्ध का सहारा लिया। अगला क्या है, हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला किया। अब हिटलर ने पहले क्या किया था, जर्मनी को ऑस्ट्रिया में मिला दिया, तब उनकी क्या हुई, सेना बड़ी हो गई। अब उसने क्या किया, पोलैंड पर हमला कर दिया। कब किया, 1939 में इंग्लैंड और फ्रांस पर भी उसका युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस पर भी उसका युद्ध शुरू हो गया। अब वो अपने जैसे जैसे अपने, यानी कि अपने देश को बड़ा करता गया, तैसे जैसे वो अलग अलग देशों को अपने में मिलाता गया। उसने क्या किया, फिर इंग्लैंड और फ्रांस को भी अपने अंदर करने के लिए उन पर युद्ध शुरू हो गया। अब क्या हुआ, सितंबर 1940, मैं फिर से कर रहा हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है ना उनको आपको याद रखना, ये मोस्टली एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछेंगे। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय युद्ध की। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय युद्ध की, यानी इटली और जापान, तो इनके आपको होगा कि केंद्र शक्ति में तो इटली और जापान भी थे जर्मनी के साथ, तो जर्मनी इनके साथ युद्ध क्यों कर रहा है, ये इसलिए क्योंकि जर्मनी और जापान
नहीं, इटली और जापान ये दोनों जर्मनी के साथ थे, लेकिन जब जर्मनी ये चाहता था कि त्रिपक्षीय संधि, इसके जरिए वो इटली और जापान को भी खुद में मिला ले, ताकि उनकी सेना बहुत बड़ी हो जाएगी, त्रिपक्षीय संधि की। ठीक है, अब अगला, जून 1941 पर उसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। अब ये सोवियत संघ कौन थे? मजदूरों और किसानों का संघ। ठीक है, इन पर इन्होंने कब्जा कर लिया, यानी आक्रमण कर दिया, और यही इनकी बहुत बड़ी गलती थी। जर्मनी पश्चिमी मोर्चे ब्रिटिश वायुसेना के बमबारी के जाल में फंस गया। जर्मनी पश्चिमी मोर्चे, यानी कि पश्चिमी मतलब उधर के मोर्चे पर ब्रिटिश वायुसेना, ब्रिटिश कौन थे? यानी दूसरे देश, यानी ब्रिटिश यानी इंग्लैंड वाले, वायुसेना के बमबारी के जाल में फंस गया पश्चिमी मोर्चे की ओर से। जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया। जापान किस पे कब्जा कर लिया? फ्रेंच इंडो चाइना, ठीक है, इस पर कब्जा कर लिया। और प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका ने नौसेना ठिकानों पर हमला कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला। अब ये 1939 से क्या क्या हुआ, 1945 तक कैसे चला, वो सब देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है। प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी ने 9 सैनिकों ठिकानों पर हमला की पूरी तैयारी कर ली थी। ठीक है, अब क्या किया, ये प्रशांत महासागर में अमेरिका पर हमला करने गया। अब अमेरिका इतना पावरफुल देश है और जापान इस पे हमला करेगा, तो जापान ने ही अमेरिका को उकसा दिया इस सेकेंड वर्ल्ड वार में ऐड होने के लिए। तो हिटलर के समर्थन देकर, यानी जापान हिटलर के समर्थन के आधार पर हिटलर के साथ था और इसने अमेरिका पर हमला कर दिया, जिससे अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अब ये क्या हुआ, अमेरिका पर, अब अमेरिका का तो कुछ दोष नहीं था। अब इसने जर्मनी के साथ ये जापान ने इस पर पश्चिमी मोर्चे पर हमला कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, इसने भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और क्या किया, मई 1945 में हिटलर की बुरी तरह से पराजय और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ समाप्त हुआ। यानी कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के इन दोनों शहरों में अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया, और जिससे वहाँ पर तबाही हो गई। और यहीं से हमारा ये ख़त्म होता है। ये हमारा पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके आगे के नोट्स दूंगा। ठीक है, और ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। देखिए कब क्या हुआ था, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, मैंने कहा था ना तब आपको 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। तो मैं इसका एग्जैक्ट डेट बताता हूँ। 1 अगस्त 1914 को क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। और 9 अक्टूबर 1918 को क्या हुआ, जर्मनी की पराजय हुई, युद्ध भी समाप्त हो गया और वाइमर गणराज्य का उसी दिन जन्म हुआ। उसके बाद 28 जून 1919, इस समय क्या हुआ था, वर्साई की संधि हुआ था ना, ये मित्र राष्ट्र और केंद्र शक्तियों के बीच एक संधि हुआ था। 28 जून यानी 1919 को हुआ था। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1933, इस दिन क्या हुआ था, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। मैंने अभी आपको बताया था ना, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और वहाँ के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने उन्हें आमंत्रित किया था। अगला 1 सितंबर 1939, इसमें क्या हुआ, जर्मनी का पोलैंड पर हमला कर दिया। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध की इसी दिन शुरुआत हुई। ये सब जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। और एक बात, मैंने आपको अभी जितना भी बताया ये इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आप इसे लिख लें और इसे याद कर लेंगे, तभी
तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। अगला 22 जून 1941, इसमें क्या हुआ था, जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुस गई। जर्मन की सेनाएं थे वो सोवियत संघ मतलब कि मजदूरों और किसानों का संघ, इसमें घुसपैठ कर दिए। अब 23 जून 1941, 22 जून के एक दिन बाद क्या हुआ था, यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया था। यानी मैं आपको ये सब यहूदियों का कत्लेआम ये सब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। और ये सब, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डे सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। 8 दिसंबर 1941, इसमें क्या हुआ था, अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा था, ठीक है। जापान ने इसके प्रशांत महासागर के पश्चिमी मोर्चे पर हमला कर दिया था, इसलिए अमेरिका भी कूद पड़ा था। 27 जनवरी 1945, इस दिन क्या हुआ, सोवियत फौजों ऑस्विट्स को मुक्त कराया गया, ठीक है। सोवियत फौजों यानी सोवियत के फौज थे, यानी किसानों और मजदूरों के जो फौज थे, उन्हें ऑस्विट्स को मुक्त कराया गया। मतलब ऑस्विट्स क्या, एक कत्ल खाना है जहाँ पे लोगों को मारा जाने लगा था सामूहिक रूप से। अब ये जो डेट्स है ना, 8 मई, 27 जनवरी, 8 दिसंबर, ये सब के अब के आगे वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। ये आपका पार्ट 1 था, और सेकेंड पार्ट में मैं आपको इसके और मतलब अगला टॉपिक में आपको नोट्स बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस नोट्स को बना सकें। अब देखिए, आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसमें एक फर्स्ट का 2 पेज था जो मैंने आपको नहीं बताया था, तो उसका जो नोट्स है मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सामूहिक जनसंहार यह हुआ था, 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक इसमें मारे गए थे। और ये कब हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध जब चल रहा था, ये उसी समय हुआ था, ठीक है। मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था, यही है। मानसिक और शारीरिक रूप से 70,000 लोगों को भी मारा जाने लगा, और 70,000 जर्मन लोगों को जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, मानसिक यानी जो मतलब जिनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है या फिर पैर हाथ टूटे हुए हैं, वो उन लोगों को मारा जाने लगा। तो यही था पार्ट 1, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी ये नोट्स वीडियो आप और चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो पर यानी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको और सारे चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।